कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज कुछ नया टॉपिक मतलब नए सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। आज हम लोग एग्रीकल्चर मतलब कृषि विज्ञान के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं। एक तो हम किसान हैं, हमें इन सब के बारे में नॉलेज ऑलरेडी है। हमारे मतलब घर के जो बुज़ुर्ग हैं वो लोग काम वगैरह करते हैं तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज है ये, लेकिन इसे हम थोड़ा डीप में मतलब डिटेल में जानते हैं। ठीक है। मृदा की परिभाषा। मृदा क्या है? हमारे घरों, गांवों एवं शहरों के चारों तरफ जो हरियाली, पेड़ पौधे एवं वनस्पतियां दिखाई देती हैं वह सब पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग की देन है। ठीक है। जो पृथ्वी है उसके ऊपर वाली भाग है। पृथ्वी इस संसाधन का आधार है। घर, विद्यालय, कल कारखाने आदि सब इसी पृथ्वी पर बने हुए हैं। ये सारी बातें आप लोग तो जानते ही हैं। पृथ्वी को धरती भी कहा जाता है। हमारे देश में धरती को धरती माँ कहते हैं। जिस प्रकार माँ अपने बच्चों का पालन पोषण अपना सब कुछ देकर करती है, उसी प्रकार यह धरती हम लोगों को जीने एवं मुख्य सुविधा की सभी वस्तुएं देती हैं। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को, जिस पर हम सभी लोग रहते हैं, मिट्टी, भूमि, माटी, जमीन या मृदा कहते हैं। अब आए बात समझ में, मृदा किसे कहते हैं? मिट्टी को। ठीक है। इसके अलग अलग रूप है, मतलब अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम से लोग संबोधित करते हैं मतलब बुलाते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ मृदा, सामान्य रूप से पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को मृदा कहते हैं। मृदा पौधों के उगने एवं वृद्धि करने का एक माध्यम है, मतलब एक साधन है। मृदा जैविक पदार्थ के साथ चट्टानें एवं खनिजों का मिश्रण है। मृदा घटक, हमें यह जानना नितांत आवश्यक है कि मृदा किन किन घटकों से बनी है। इसमें कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में उपस्थित है। मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों को मृदा घटक या अवयव कहते हैं। मृदा में मुख्य रूप से 4 घटक विभिन्न मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। नीचे चित्र में दिया हुआ है, देखें यहाँ पास मृदा ठोस 50%, रंध्रावकाश 50%, मृदा जल, मृदा जैविक पदार्थ, या ये सब आप लोग बुक से देख लीजिएगा। इसमें उतना अच्छा शो नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ आप लोग बुक से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मृदा चट्टानें एवं खनिजों के टूटने के कारण उनके बड़े छोटे एवं महीन कणों से बनी है। कणों के आधार पर मृदा वर्गीकरण मीन्स मतलब बांटना, अलग अलग। मृदा वर्गीकरण से पहले यह जानना नितांत आवश्यक है, मतलब ज़रूरी है कि मृदा कण क्या हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। हम जानने के लिए मृदा चट्टानें एवं खनिजों के टुकड़े टूटने, फूटने एवं एक दूसरे के स्थान पर स्थानांतरित होने से बनी है। चट्टानें एवं खनिजों के टूटने से मोटी एवं महीन बालू बनती है। हम घरों, खेतों एवं नदियों के किनारे प्रायः बालू देखते हैं। बालू जल, हवा एवं पानी की रगड़ से और महीन हो जाती है, तब सिल्ट या गाद बन जाती है। नालों एवं नहरों की सफाई में जो पदार्थ नीचे तलहटी से, मतलब तलहटी मतलब नीचे जो तल से निकाला जाता है वह सिल्ट होता है। सिल्ट के कण, छोटे छोटे कण जब और बारीक हो जाते हैं तब वे मृत्तिका या क्लो बन जाते हैं। चिकनी मिट्टी मृत्तिका की अधिकता के कारण बनती है। इसे धनखड़ मिट्टी कहते हैं क्योंकि इसमें धान की फसल अच्छी होती है। मृदा कणों के आकार नीचे तालिका में दिए गए हैं, यहाँ पास देखें।
मृदा वर्गकण आकार व्यास मिलीमीटर में। मोटी बालू 2.0 से 0.2, महीन बालू 0.2 से 0.02, सिल्ट 0.02 से 0.002, मृत्तिका क्लो 0 से 0.02 से कम। ठीक है। मृदा कणों बालू सिल्ट मृत्तिका के अनुपात के आधार पर मृदा का नामकरण करते हैं, जिसे कणाकार गठन कहते हैं। इस प्रकार कणों की सहभागिता के आधार पर मृदा को निम्नलिखित भागों में बांटते हैं। यहाँ पर देखिए, आप लोग नाम सुने ही होंगे, बलुई दोमट मिट्टी, सिल्टी, चिकनी मिट्टी, ये सब के बारे में तो हम लोग बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। तो इसका परसेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। बालू जो बालू वाला है, बालू वाला 80 से 100%, सिल्ट इसमें पाए जाते हैं 0 से 20%, और मृत्तिका इसमें होती है 0 से 20%। ठीक है। ये सारी चीज़ आप लोग बुक से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बलुई मिट्टी, जिस मिट्टी में बालू की अधिक मात्रा होती है उसे बलुई मिट्टी कहते हैं। ठीक है। ये लोग तो ये सारी बातें तो हम लोग जानते हैं बचपन से। इसमें बालू की मात्रा 80 से 100% तक होती है, मतलब 80 से 100% तक होती है। प्रायः नदियों के किनारे बलुई मिट्टी अधिक पाई जाती है। जैसे हम लोग देखे होंगे नदी घूमने जाते हैं तो वहाँ बालू ज़्यादा पाए जाते हैं। तो बालू में हल्के फुल्के मिक्स मिट्टी होते हैं, नहीं तो अधिकतर बालू ही रहते हैं। और सुने भी होंगे कि नदी से बालू निकाले भी जाते हैं। ठीक है। नदी किनारे से बालू निकाले भी जाते हैं। बलुई मिट्टी के कण मोटे, खुरदुरे एवं भारी होते हैं। इसमें वर्षा या सिंचाई जल तुरंत नीचे चला जाता है। जो बालू वाली मिट्टी होती है वहाँ पर बुआई, मतलब जो फसल होती है वो फसल नहीं हो पाती है। ठीक है। जिससे मृदा में पाए जाने वाले पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व नीचे चले जाते हैं। इस प्रकार की मृदा में कार्बनिक पदार्थों एवं पोषक तत्वों की कमी होती है। बलुई मिट्टी मुलायम एवं भुरभुरी होती है, जिसके कारण इस मिट्टी में जुताई, गुड़ाई, निराई, मतलब जो जुताई खुदाई वगैरह करते हैं आदि आसानी से होती है। पानी न रुकने के कारण इसमें उगाई, मतलब फसलें नहीं उगती हैं। ये मैं शॉर्टकट में आप लोगों को पहले ही बता चुकी थी। इसमें पूरा थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है। कारण इसमें उगाई जाने वाली फसलों की सिंचाई बार बार करनी पड़ती है। अतः इस प्रकार की मृदा में उन फसलों का उगाना चाहिए जिसे कम से कम पानी की आवश्यकता हो। ठीक है। मतलब बलुई मिट्टी में जो ज़्यादातर बालू पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में मिट्टी पाई जाती है। ऐसे ज़मीन पर ऐसे चीज़ों को उगाना चाहिए जिसमें पानी की आवश्यकता कम हो, क्योंकि इसमें पानी नहीं रुकते हैं। पानी की जब सिंचाई करते हैं तो पानी बहुत जल्दी सूख जाता है। जैसे चिकनी मिट्टी वगैरह में जो मिट्टी होती है उसमें पानी रुके रहते हैं, नमी रहती है अंदर साइड। ऊपर देखेंगे ऊपर सूख जाती है, लेकिन अंदर साइड नमी रहती है, जो फसल के लिए आवश्यक होती हैं और लाभदायक होती हैं। लेकिन जो बलुई मिट्टी होती हैं उसमें पानी की कमी पाई जाती है, मतलब तुरंत पानी सूख जाता है। इसलिए ऐसे फसलों को उसमें लगाना चाहिए जिसमें पानी की कमी हो। आगे देखें। बलुई मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ एवं चिकनी मिट्टी मिलाकर इसकी जल धारण क्षमता एवं पौधों को पोषक तत्वों को कामयाब रखने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। कहाँ तक पहुँचे थे? बलुई मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों को, जिसमें क्या है कि चिकनी मिट्टी, कार्बनिक पदार्थ और चिकनी मिट्टी मिलाकर इसको थोड़ा फसल के योग्य बनाया जा सकता है। इसकी क्षमता थोड़ी सी बढ़ाई जा सकती है। ऐसी मृदा में अरहर, ज्वार, बाजरा, मटर,
चना आदि फसलों की खेती की जा सकती है। मतलब इसमें ये जितनी अरहर, ज्वार, बाजरा, मटर, ये चना, ये जितने भी हैं, इनमें क्या होती है, पानी की कम मात्रा दी जाती है। अगर इसमें ज़्यादा पानी दे देंगे या फिर पानी लग जाएगा तो ये क्या होते हैं, गल जाते हैं। तो ये ऐसे स्थानों के लिए ये सारे फसल बोए जा सकते हैं। अब देखें बलुई दोमट मिट्टी। अभी तक हम बलुई मिट्टी के बारे में बात कर रहे थे। ये है बलुई दोमट मिट्टी। बलुई दोमट मृदा में बालू की मात्रा 50 से 80% होती है। उसमें 80 से 100% 100% होती है और इसमें 50 से 80% होती है सिल्ट। 0 से 50% होती है। जो तालिका ऊपर दिए हुए हैं उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मृदा 0 से 20% होती है सिल्ट। और मृदा की उपस्थिति के कारण इसमें जल धारण करने की क्षमता आ जाती है तथा मिट्टी हल्की बंधी रहती है। इसमें भी वे सभी फसलें उगाई जा सकती है जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें भी ऐसी कोई फसल नहीं उगाई जा सकती है जिसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत हो। इसमें भी वही फसलें उगाई जा सकती है जिसमें कम पानी की आवश्यकता हो। बलुई मिट्टी की अपेक्षा इसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। जो बलुई मिट्टी होती है उसमें सिंचाई की थोड़ा ज़्यादा सिंचाई करना पड़ता है क्योंकि वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, वो सीधा नीचे ज़मीन में चले जाते हैं। और इसमें थोड़ा मतलब कम करना पड़ता है क्योंकि इसमें थोड़ा ठहरता है, क्योंकि इसमें बालू की मात्रा क्या होती है, 50 से 80% है और उसमें पूरा 80 से 100% है। और आप लोगों ने देखा होगा या फिर आविष्कार कर लें, बालू को मतलब एक गिलास बालू में एक मुट्ठी मिट्टी को मिक्स करके पानी डाल के देखें कि वो क्या होता है। जितनी भी पानी है सारे नीचे हो जाएंगे और मिट्टी में वही काम करेंगे तो आप देखेंगे कि मिट्टी गीली होगी। लेकिन बालू का ऐसा कोई वो नहीं होता है। बालू में जैसे छन्नी होता है वैसे छान के पानी नीचे चला जाता है और मिट्टी में पानी रुकता है, ठहरता है, क्योंकि वो मिट्टी गीली होकर वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, बालू नहीं कर पाता है, ठीक है। दोमट मिट्टी कृषि के लिए सर्वोत्तम। दोमट मिट्टी कृषि के लिए सर्वोत्तम होती है। इसमें बालू एवं सिल्ट की मात्रा 30 से 50% होती है, ठीक है। इसमें क्या है, बालू की मात्रा कम आधा हो गई है, 30 से कितना 50%। मृदा कितनी होती है, 0 से 20%। इसमें पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व एवं कार्बनिक पदार्थों की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। दोमट मिट्टी में हवा एवं पानी का संचार बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो ये हाफ करके मतलब 30 से 50% बालू है और मिट्टी है करके, तो ये अच्छी बात है। मतलब पानी रुकता भी नहीं है और पानी जल्दी मतलब सूखता भी नहीं है। तो ये फसल के लिए मीडियम एकदम परफेक्ट मिट्टी, इसको सार्थक माना जाता है। अब मैं खेती तो की नहीं हूँ करके, लेकिन शायद तक का पौधे लगाए करके तो थोड़ा बहुत नॉलेज है, मतलब ठीक है, अच्छी मतलब मिट्टी होती है। इसमें पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों एवं कार्बनिक पदार्थों की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। दोमट मिट्टी में हवा एवं पानी के संचार बहुत अच्छा होता है। इस कारण पौधों की जड़ों की वृद्धि अधिक एवं तीव्र गति से होती है, ठीक है। जैसे हम लोग हैं, अगर हमें अच्छा पोषण मिलेगा, खाने वाने को मिलेगा तो हम बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं ना, एकदम वैसे पौधों में भी है। अगर अच्छा मिले तो उन लोग भी परफेक्ट होते हैं। गति बढ़ जाती है, फसलों की पैदावार बहुत अच्छी होती है एवं अधिक होती है। इस मृदा में लगभग सभी फसलें आसानी से उगाई जा सकती हैं क्योंकि इसकी जल धारणा क्षमता अच्छी होती है। इसमें जुताई जो भी हो, कुड़ाई जुताई क्रिया की जो भी है आसानी से किया जा सकता है। अब आते हैं चौथे नंबर में, सिल्ट मिट्टी। इसमें बालू की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है। सिल्ट मिट्टी, इसमें बालू की मात्रा बहुत कम होती है और सिल्ट की मात्रा सबसे अधिक होती है, 50 से 70% होती है। इसमें महीन कणों वाली मिट्टी या गाद भी कहते हैं, गाद भी कहते हैं। इसकी जल धारणा क्षमता बहुत अधिक होती है। पानी की अधिक मात्रा होने पर मिट्टी में हवा का संचार रुक जाता है, जिसे हम पीली चिकनी मिट्टी कहते हैं, ठीक है। अगर उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो
तो वो क्या होता है, एकदम चिकनी हो जाती है एकदम। अगर आप उसमें कुड़ाई खुदाई जो भी बोलते हैं ना, वो अगर आप करना चाहें तो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो कहाँ पास थे हम? संचार रुक जाती है तथा सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। आई बात समझ में? इसका मतलब ये न तो गीले में यूज आ सकता है और न सूखने पर। दरारें पड़ जाएगी तो भी एकदम पत्थर जैसे, आप लोग देखेंगे जो चिकनी पीली मिट्टी होती है एकदम पत्थर जैसे होती है। अगर एक मिट्टी मार देना एक ढीले उठाकर तो शायद तक अच्छी खासी चोट लगती है, जैसे पत्थर से लगती है एकदम सेम टू सेम वैसे ही। ठीक है, इसमें सामान्य फसलें नहीं ली जा सकती हैं। मुख्य रूप से धान एवं गन्ना की फसलें उगाई जाती है। हाँ, धान और गन्ना के लिए ये मिट्टी अवेलेबल है, मतलब ठीक है, क्योंकि धान जो हो गया और गन्ने जो हो गए उसमें पानी की मात्रा चाहिए भी नहीं भी चाहिए, एक टाइम के बाद चाहिए भी और एक टाइम के बाद नहीं भी चाहिए, तो वो वैसी मिट्टी होती है। ऐसी मृदा में पौधों की जड़ों की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। इस प्रकार की मृदा को कार्बनिक खादों एवं बालू का प्रयोग करके खेती योग्य बनाया जा सकता है और अच्छी पैदावार ली जा सकती है। मतलब अगर आप लोग गार्डनिंग करते होंगे गमले में, तो आप लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होगा। जब हम मिट्टी ले आकर गमले में, मान लें पीली मिट्टी है हमें मिल गया है, ले आकर घर हम गमले में वो कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो गमले में अगर आप बालू नहीं डालोगे, मिट्टी में मिक्स नहीं करोगे, डायरेक्टली पीली मिट्टी ले आकर अगर आप गमले में डाल दोगे और कोई पौधे डालोगे तो वो सड़ा देगा, क्योंकि वो पानी नीचे नहीं जाएगा, वो रुक जाएगा, उसी पर रुक जाएगा और पूरे मिट्टी में मतलब हो जाएगा। तो ज़्यादा पानी से सड़ जाते हैं पौधे। इतना बहुत नॉलेज होगा आप लोगों को। और अगर उसी मिट्टी में अगर हम बालू डाल देंगे तो वो किस चीज़ का काम करता है? छन्नी के काम करता है। बालू क्या करते हैं? छन्नी के काम करते हैं। तो जो मिट्टी है वो हमें क्या, पौधों को क्या देते हैं? खाद्य पदार्थ, मतलब भोजन देते हैं। और अधिक पानी रहने से वो सड़ जाता है। जब पानी डालते हैं, खाद मिट्टी जब पानी में थोड़ा सा वो होती है, सड़ती है, तो खाद देती है, मतलब उसे भोजन देती है। लेकिन अगर वो पानी ज़्यादा रहे तो वो भोजन नहीं देगी, वो उसको सड़ा देती है। ठीक है, पानी ज़्यादा रहने से पौधों को सड़ा देती है। इसलिए बालू ज़रूरी है। अगर अच्छी फसल वो करना है तो बालू भी मिट्टी में ज़रूरी है। अब आते हैं नीचे, चिकनी मिट्टी, मृत्तिका या क्लो। इस प्रकार की मृदा सबसे अधिक कठोर होती है। इसमें मृत्तिका की मात्रा 30 से 100% तथा बालू एवं सिल्ट की मात्रा 0 से 50% होती है। ठीक है, मतलब इसमें बालू की और जो सिल्ट की मात्रा वो बहुत ही कम है, 0 से 50% है। इसके कण बहुत बारीक होते हैं जिनका आकार 0.002 मिमी से भी कम होता है। पानी मिलने पर इसके कण फूलकर आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस प्रकार की मृदा को चिकनी मिट्टी कहा जाता है। वही एकदम प्योर जो मम्मी लोग चूल बनाती है, दादी नानी मम्मी लोग, वो वाली मिट्टी है ये। ठीक है, जो फूल कर एकदम से सॉफ्ट हो जाते हैं, लोग चूल्हे बनाने के यूज में करते हैं। इस मृदा के सूखने पर दरारें पड़ जाती है, वही सेम टू सूख जाने पर दरारें पड़ती है, लेकिन हमारे चूल में दरारें नहीं पड़ती, तो वो डेली नहीं पाते हैं ना, इसके लिए। चिकनी मिट्टी में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों एवं कार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा पाई जाती है। यह मृदा अधिक उपजाऊ होती है, लेकिन कठोर होने के कारण इसमें सभी फसलें नहीं उगाई जा सकती हैं। आई बात समझ में? चिकनी मिट्टी में हल चलाने पर बैलों को अधिक बल लगता है, लेकिन इस टाइम बैल नहीं चलते, ट्रैक्टर चलते हैं। ठीक है ना, डीजल अधिक लगता है, बैलों में नहीं कुछ, मतलब उन्हें मेहनत नहीं पड़ती। आजकल बैल नहीं चलते हैं, ये पुराने टाइम की बात बता रहे हैं। फिर आगे कहाँ पहुँचे हम लोग?
इसमें धान, गन्ना एवं कपास की बहुत अच्छी खेती होती है। इसी मृदा में रंध्रावकाश की मात्रा अधिक होने के कारण हवा की संचार अच्छा होता है, लेकिन वर्षा होने पर सिंचाई के बाद हवा का संचार रुक जाता है। क्यों? क्योंकि पूरी प्लेन हो जाती है एकदम से। ठीक है। बालू की मात्रा मिलाकर मृदा को भुरभुरी बनाया जा सकता है। अब आगे देखें, कृषि के दृष्टिकोण से मृदा का वर्गीकरण। मृदा का वर्गीकरण कणों, रंगों, बनावट, जलवायु एवं कृषि आदि के आधार पर किया जाता है। यहाँ हम केवल कृषि के आधार पर मृदा वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। कृषि के आधार पर मृदा को अधिक रूप से 4 वर्गों में बांटा गया: अधिक उपजाऊ, सामान्य उपजाऊ, कम उपजाऊ, अनुपजाऊ या कृषि के अयोग्य। अनुपजाऊ मतलब जिसमें उपजाऊ मतलब जिसमें कोई चीज़ हो ही नहीं पाए। कम उपजाऊ मतलब बहुत कम होता है। सामान्य मतलब ठीक है, मीडियम। अधिक मतलब ज़्यादा, जैसे कोई भी फसल एकदम ज़्यादा होती है ना, वो सारी चीज़ें। आगे इसका डिटेल जान लें। अधिक उपजाऊ मृदा। इस प्रकार की मृदा काली काली, भूरी या भूरी होती है। गांव या बस्ती में के चारों तरफ पाई जाने वाली मृदा भी अधिक उपजाऊ होती है। ऐसी मृदा में पोषक तत्वों एवं कार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा पाई जाती है, जो हम काली मिट्टी कहते हैं। सारी फसलें उगाते हैं। ठीक है। गेहूँ, चावल मतलब गेहूँ, धान, मटर, अरहर, चना वगैरह सारी चीज़ें उगाते हैं। इसमें जल एवं वायु संचार बहुत अच्छी होती है। ऐसी मृदा में पौधों के लिए आवश्यक सभी दशाएं प्राप्त रूप से पाई जाती है। अधिक उपजाऊ मृदा की उर्वरा शक्ति बहुत अच्छी होती है। इसमें सभी फसलें सुगमता पूर्वक उगाई जा सकती है। सुगमता पूर्वक मतलब आसानी से उगाई जा सकती है। इसमें जल निकास भी बहुत अच्छी होती है। सामान्य उपजाऊ वाले बलुई दोमट, सिल्ट दोमट मृदा सामान्य उपजाऊ मृदा के अंतर्गत आती हैं। ये मृदा गांव या बस्ती के कुछ दूर पाई जाती हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थों एवं पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा कुछ कम पाई जाती है। ऐसी मृदा को उर्वरक शक्ति, जल धारण क्षमता तथा वायु का संचार सामान्य होता है। इस प्रकार की मृदा में कार्बनिक पदार्थों या उर्वरकों का प्रयोग करके अच्छी पैदावार ली जा सकती है। ठीक है। ये कार्बनिक पदार्थों जो मैं बोल रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा होगा, इसलिए बोलती हूँ आप लोग कमेंट कर दिया करें, ताकि मुझे पता चले आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे मुझे क्या पता चलेगा? चलिए मैं बता देती हूँ। कार्बनिक पदार्थ मतलब जो खाद होती है हमारी, ये डाई वगैरह जो होता है ना, बोलते हैं ना, कौन सा खाद बोलते हैं? देसी खाद नहीं बोलते, वही है सब। ठीक है। यही है कार्बनिक खाद। देसी खाद में क्या आते हैं? गोबर, बकरी के गोबर, क्या होते हैं बकरी के नहीं, लेडी होते हैं, मुर्गी के सॉरी क्या होते हैं, वही कचड़ा वगैरह ये आते हैं देसी में। जैसे सब्जी का काटन और भी चीज़, ये सारे देसी खाद होते हैं। लेकिन ये जो खाद कार्बनिक खाद होते हैं, ये सारे डाई, यूरिया और पता नहीं क्या क्या क्या, मुझे भी नहीं पता, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा। खेती वगैरह करते होंगे मम्मी पापा, सॉरी मम्मी नहीं, पापा, नाना, दादी, जो भी लोग, तो आप लोग भी साथ साथ में रहते होंगे, पता ही होगा। आगे बढ़े। कम उपजाऊ मृदा जो मृदाएं गांव में दूर या ढालुओं पर या निचले गांव में या ऊबड़ खाबड़, वही नदी किनारे वगैरह नहीं पाए जाते हैं, जो जिसमें बालू की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है। ऐसी ये सारी चीज़ों के बारे में बोल रहे हैं। भी कम उपजाऊ मृदा के अंतर्गत आती हैं। बलुई, ये देखें आगे ना, बलुई, कंकड़ी, रेती, लाल पीली वो जो भी बालू है सब मिक्स रहता है। आदि मृदाएं इसके अंतर्गत आती हैं। इन मृदाओं में
पानी न रुकने के कारण पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व एवं कार्बनिक पदार्थों मृदा के नीचे चले जाते हैं। ठीक है। पानी और हवा का संचार कम अथवा न होने के कारण पौधों की जड़ों की वृद्धि क्या होती है, विकास अच्छी नहीं होती है। जो पौधों की जो जड़ें होती हैं उनका विकास अच्छा नहीं होगा तो जो ऊपर की फसल है वो भी अच्छी नहीं होंगी। इस मृदाओं में वायु का संचार क्या होता है, समुचित प्रबंध करके खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करके सिंचाई आदि का प्रबंध करके अच्छी पैदावार ली जा सकती है। मतलब इनके बोलने का मतलब ये है कि हमें खाद वगैरह का प्रयोग करके और टाइम टाइम से सिंचाई, जैसे अगर सूख रहे हैं देख कर टाइम टाइम सिंचाई करके हम इनसे पैदावार निकाल सकते हैं। अनउपजाऊ या कृषि के अयोग्य इस वर्ग के अंतर्गत रुबड़ खाबड़ इसमें सोनी कर रहा है ना, इसके लिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। इस वर्ग के अंतर्गत ऊबड़ खाबड़ ऊपर बंजर एवं जलमग्न मृदाएं आती हैं जिसमें फसलें नहीं उगाई जा सकती हैं। भू परिक्षण, सिंचाई, खाद एवं उर्वरक का अच्छा प्रबंध एवं भूमि सुधार का प्रबंध करके कुछ पैदावार ली जा सकती है। इसी मृदा में खेती करने के से किसानों को कोई लाभ नहीं होता है। मतलब इनके बोलने का मतलब ये है कि जो अनउपजाऊ वाले जो ज़मीन होते हैं जिसमें बालू कंकड़ वगैरह जो भी हैं ये जो ज़्यादा पाए जाते हैं, इसमें मतलब मिट्टी को मिक्स करके खाद वगैरह टाइम टाइम से पानी वगैरह डालकर हम इनसे उपजाऊ तो ले सकते, लेकिन हम जितना भर्ती डालेंगे मतलब खाद के जो पैसे लगेंगे, सिंचाई टाइम टाइम से जो करेंगे उसमें जो भी डीजल वगैरह लगेगा वो, तो जो फसल हमारी होगी वो या तो लॉस में जाएगी, मतलब प्रॉफिट नहीं होगी। मतलब जितना हम भर्ती लगाएंगे या तो उतना भर्ती निकलेगा या फिर भर्ती से कम निकलेगा। अनाज जो भी उसमें से निकलेगा वो कम निकलेगा, इसलिए कि किसानों को घाटा होता है, उसमें लाभ नहीं मिलता है। अच्छी मृदा के गुण, मृदा मुलायम एवं भुरभुरी हो। ठीक है। अभी मैं आप लोगों को ऊपर बताई थी कि अगर आप लोग प्लांटिंग का शौक रखते हो, जैसे गमले में पौधे वगैरह लगाने का शौक रखते हो या फिर मिट्टी में ही अगर पौधे लगाने का शौक रखते हैं तो आप लोगों को नॉलेज होगा कि हमें कैसे मिट्टियाँ बनानी पड़ती हैं पौधों को लगाने के लिए। तो आप लोगों को आसानी से ये सारी चीज़ें पता हो जाएगी। जितनी भी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताई हूँ तो आप लोगों को पता हो जाएगी कि यहाँ पर देखें मृदा मुलायम भुरभुरी होनी चाहिए। दूसरा है मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा अधिक हो, मृदा की जल धारणा क्षमता अधिक हो, मृदा में वायु संचार अच्छा हो, मतलब हवा को तो सबको ज़रूरत होती है ना, हवा नहीं मिलेगी सांस नहीं होगा तो मर जाएंगे। वैसे पौधों में भी ज़रूरत होती है हवा सांस लेने के लिए, पौधों में नहीं जड़ों में उनके। ठीक है। जल धारणा मतलब थोड़ा अगर पानी पी रहे हैं वो लोग तो थोड़ा टाइम तक ठीक है, तो तभी तो अभी ये थोड़ी ना पानी डालने सूख जाए तो फिर सुबह का डाले शाम को सूख जाए तो बेचारे दिन भर धूप में एकदम मुरझा जाएंगे, तो ऐसे थोड़ी ना होगा पौधों को। पांचवा है जल निकास की समुचित व्यवस्था। अगर जल नहीं निकलेगा, नहीं वो होगा, जम जाएगा तो क्या होंगे, सड़ जाएंगे उनकी जड़ें। मृदा समतल हो, मतलब प्लेन हो। अभी ये थोड़ी ना उबड़ खाबड़, कहीं पानी आएगा, कहीं ज़्यादा, कहीं कम, कहीं ज़्यादा। ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। मृदा क्षेत्र के चारों तरफ बड़े पेड़ पौधे ना हों। अगर पेड़ पौधे रहेंगे, जो खेती है वहाँ पेड़ पौधे रहेंगे तो वो क्या होंगे, उन्हें धूप की भी ज़रूरत है ना। अगर इंसानों को धूप ना लगे तो क्या होता है, हड्डी कमज़ोर हो जाती है। वैसे अगर ज़मीन को धूप ना लगे तो क्या होगा, मिट्टी ख़राब हो जाती है, तो फिर फसल नहीं होता है, फिर फसलों को बीमारी, फिर फसल नहीं होते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। 8वां, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा पर्याप्त एवं संतुलित हो। ठीक है। मृदा के कंकड़ पत्थर न हो, जो मिट्टी है उसमें कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए। मृदा का रंग
काला या भूरा हो, बोलते हैं ना काली मिट्टी अच्छी उपजाऊ वाली होती है, यही चीज़ है। मृदा एवं फसलों के लिए लाभदायक जीव जंतु एवं सूक्ष्म जीवाणु प्रचुर मात्रा में हों। समझ में आया? जो कीड़े होते हैं ना, मिट्टी वगैरह गोबर वगैरह खा कर उसको खाद बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हों। ये नहीं एकदम साफ सुथरा रहे, कोई भी कीड़े उड़े ना रहे, ठीक है, नहीं तो खाद कैसे बनेगा। विभिन्न प्रकार की मृदा के गुण दोष। लाल मृदा, इन मिट्टियों का संगठन स्थूल रेत के दोमट तथा कुछ में मृत्तिका होती है। इनका गठन दोमट, रेतीली दोमट या मृत्तिका दोमट होता है। पीएच मान उदासीन से हल्की अम्लीय। पीएच जो मान है ये आप आगे आप लोग जाएंगे तो पढ़ेंगे। मृदा का लाल रंग लोहे के विसरण के कारण होता है। फेरिक ऑक्साइड, बालू की मात्रा अधिक होने के कारण यह हल्की होती है। नत्र, जल, फास्फोरस एवं ह्यूमस की न्यूनता होती है। जलोढ़ मृदा, यह मृदा कृषि उत्पादन में योगदान देने वाली है। इस प्रकार की मृदा के नीचे अभेद कठोर परत पाई जाती है। यह मृदा नदियों द्वारा गाढ़ बहा के लाए जाने से बनती है। समझ में आई? जो बहा कर नहीं लेकर आते हैं, जो खाद गाढ़ी मिट्टी, वही है। यह मृदा उदासीन स्वभाव की होती है। इस मृदा में नत्र, जल, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थों की न्यूनता होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग भी ज़्यादा पढ़ लिए हैं तो थोड़ा माइंड फ्रेश करें। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को, और अगर नहीं समझ में आया तो सो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो अगर आप लोग बताएंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, तो मुझे पता कैसे चलेगा। तो फिर मैं वही जिससे बाँचते चली जाऊँगी। जब तक आप लोग अपने कमेंट्स, अपनी राय नहीं देंगे तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि कैसा है, क्या है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं सही से पढ़ा रही हूँ कि नहीं पढ़ा रही हूँ। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में घूमते रहते हैं। तो सो प्लीज़ आप लोग अपने कमेंट्स दीजिए, बताइए कि कैसा मैं पढ़ा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, आप लोगों के कैसे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, जो भी है। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप लोग रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें। ओके।